हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में, जिसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। जिसमें पर्टिकुलर इस वीडियो में हम बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में, जो एड्रिनल ग्लैंड का ही भाग है। इसकी हम हिस्टोलॉजी, इसके द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी के एंडोक्राइन सिस्टम में कई प्रकार की ग्रंथियां शामिल हैं, जिसमें से भी ये ग्रंथि भी हमारे शरीर में पाई जाती है। इसकी हमारे शरीर में जो हमारे किडनी होती है उसके ऊपर की तरफ इसकी स्थिति पाई जाती है, जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ होती है। जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, यहाँ पर हमें किडनी दिखाई दे रही है। ये दोनों किडनी हैं। इन दोनों किडनी के ऊपर की तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है। ये ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी ये अपना सिक्रीशन ब्लड में छोड़ते हैं। इन ग्रंथि को एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। यहाँ पर ग्लैंड्स एस लगा हुआ है, यानी ये संख्या में एक नहीं होकर एक से ज़्यादा होती है। जैसा कि किडनी हमारे दो होती है, उसी तरह से जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है इनकी संख्या भी दो होती है, क्योंकि एक एक किडनी के ऊपर इनकी संख्या एक एक पाई जाती है। आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है कि आपको जो राइट जो किडनी है उसके ऊपर राइट एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जा रही है। लेफ्ट जो किडनी है उसकी में लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड्स दिखाई दे रही है। इसमें जो आपको ये भाग जो दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने रेड बॉर्डर से कवर किया हुआ है, ये भाग एड्रिनल ग्लैंड्स का भाग है। और ये जो रिमेनिंग जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये किडनी है। किडनी में रीनल आर्टरी और रीनल वेन की सप्लाई है, राइट एंड लेफ्ट जिस किडनी में भी जानी है। इन्हीं ग्रंथियों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऑल ओवर ग्रंथि की बात करते हैं, पूरी एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करते हैं। इस वर्ड को समझने का प्रयास करते हैं। एड और रीनल दो वर्ड से मिलकर बना है, एड एंड रीनल। यानी रीनल वर्ड यूज होता है किडनी के लिए, यानी एड का मतलब हो गया ऊपर की तरफ, यानी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स पाई जाती है, जो ग्रंथि पाई जाती है, उसको नाम दिया गया है एड्रिनल ग्लैंड्स। इसको आल्सो कॉल्ड सुप्रा रीनल ग्लैंड्स। इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि किडनी के ऊपर की तरफ पाए जाने के कारण। वन पेयर एड्रिनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। वन पेयर में यानी इनकी संख्या दो होती है। जो अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है उनकी संख्या दो होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक किडनी है, किडनी के ऊपर की तरफ एड्रिनल ग्लैंड पाई जा रही है। ऐसे ही दूसरी जो किडनी होगी उसके ऊपर भी दूसरी एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जा रही है। इसकी आकृति की बात, यानी जो इसकी शेप की बात करें, यानी किस प्रकार की दिखाई देती है, तो ये फ्लैट एंड पिरामिडल शेप की होती है। जो पिरामिड होते हैं उसी तरह के, जैसे आपने इजिप्ट के पिरामिड के बारे में देखा होगा, उनका पिक्चर देखा होगा, इस तरह उनकी संरचना होती है। तो यहाँ पर एक ग्लैंड भी इसी तरह की होती है, इसलिए इसको पिरामिडल स्ट्रक्चर माना जाता है। वजन की बात करें, यानी इस ग्रंथि के वजन की बात करें एक एक करके, तो एक एक ग्रंथि में इसका वजन होता है 4 ग्राम, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी पोजीशन के बारे में। ईच ग्लैंड इज सिचुएटेड सुपीरियर टू ईच किडनी। ये प्रत्येक जो ग्रंथि होती है वो किडनी के ऊपर पाई जाती है। ग्लैंड्स इज कंपोज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं उसमें 2 प्रकार के उत्तक से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें एक प्रकार का जो टिश्यू होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स का भाग बनाता है, और दूसरे अलग प्रकार का जो उत्तक होता है वो एड्रिनल मेडुला का भाग बनाता है। एड्रिनल जो कॉर्टेक्स का भाग होता है वो सबसे बाहर का भाग होता है, और जो इनर भाग होता है उसको एड्रिनल मेडुला कहा जाता है। डायग्राम में से हमें ये समझ में आ रहा है, इसमें जो बाहर का जो स्तर दिखाई दे रहा है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो रीजन है बाहर का है, जबकि जो अंदर वाला भीतरी जो भाग जो दिखाई दे रहा है ये एड्रिनल मेडुला का भाग है। और हम बात करें कि इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में, यानी जो अधिवृक्क ग्रंथि है
इसकी औतिकी की बात करें, यानी इसमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, किस प्रकार की संरचना होती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, हमने एड्रिनल ग्लैंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक भाग को कहते हैं हम एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरे भाग को कहते हैं हम एड्रिनल मेडुला। मेडुला को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करेंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो ओरिजिन होता है या उद्भव होता है वो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल लेयर से होता है, यानी इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स इज लार्ज। एड्रिनल कॉर्टेक्स, अगर हम कंपेयर करें एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला को, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो भाग होता है वो बड़ा होता है। पेरिफेरली, यानी ये सतही भाग होता है, यानी ग्रंथि के बाहर की तरफ स्थित भाग होता है। कंप्राइजिंग ऑफ 80 to 90% पार्ट, ये पूरी ग्रंथि का लगभग 80% भाग बनाता है। 80 to 90% लगभग ये भाग बनाने का काम करता है। वूल ग्लैंड्स इज कवर्ड बाय कैप्सूल। पूरी जो ग्रंथि होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ एक उत्तक पाया जाता है जिसको कैप्सूल कहते हैं, उससे घिरा हुआ रहता है। पूरी इस एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को कहते हैं जोना ग्लोमेरुलसा, दूसरा जो भाग होता है उसको जोना फेसिकुलेटा, और तीसरे जो भाग होता है उसको कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। जोना का आशय यहाँ पर भाग से है। देखो, जो ग्लोमेरुलोसा है वहाँ पे हमें जी से, एफ फेसिकुलेटा एफ से और रेटिकुलरिस आर से। इसको हम इस तरह भी याद कर सकते हैं GFR, GFR यानी ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलेटा। सबसे बाहर की तरफ, अभी हम डायग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे बाहर की तरफ जो हिस्सा होता है वो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है। इसके बाद में जो बीच का भाग होता है वो जोना फेसिकुलेटा होता है, और जोना रेटिकुलरिस सबसे इनर मोस्ट रीजन है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, और उसके बाद में एड्रिनल मेडुला का भाग शुरू होता है। 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है उसमें बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कैप्सूल, और ये कैप्सूल कनेक्टिव जो टिश्यू होता है, यानी जो संयोजी उत्तक होता है, उससे मिलकर बना हुआ होता है। इन तीनों पार्ट्स को हम देखते हैं। सबसे बाहर का जो भाग होता है उसको कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच का जो भाग होता है उसको कहते हैं जोना फेसिकुलेटा, और जो सबसे अंदर वाला भाग है एड्रिनल कॉर्टेक्स में उसको कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। यहाँ आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की, सबसे अंदर ही अंदर जो भाग पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड में वो एड्रिनल मेडुला का भाग होता है, जबकि जो जोना रेटिकुलरिस है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में सबसे अंदर की तरफ वाला भाग होता है। यानी अगर ऑल ओवर हम ग्रंथि की बात करें तो सबसे अंदर की तरफ जो भाग पाया जाता है, जो सेंट्रली जो लोकेटेड भाग होता है वो एड्रिनल मेडुला का भाग होता है, जबकि एड्रिनल कॉर्टेक्स में ये जोना रेटिकुलरिस का भाग होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा इसको पढ़ते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट, सबसे बाहर का भाग हो गया। अभी हम डायग्राम से इसको समझ लेंगे आराम से। मेड अप ऑफ कोल्यूमनर सेल्स, ये कोल्यूमनर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। सीक्रीट मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, जो ग्लोमेरुलोसा जो भाग है उससे मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन सीक्रीट होते हैं। देखो, यहाँ पर जो नाम दिया गया है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा है कि मिनरल से संबंधित है, तो ये वास्तव में जो हमारे बॉडी में जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको मिनरेलोकोर्टिकोइड्स कहते हैं। कोर्टिकोइड्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं उनको हमने नाम दिया है कोर्टिकोइड्स। और चूंकि जोना ग्लोमेरुलस का जो काम होता है वो मिनरल्स के रेगुलेशन संबंधित होता है, इसलिए जोना ग्लोमेरुलसा के द्वारा सीक्रेट होने वाले, स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स को मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन कहते हैं, जिसमें सबसे मुख्य रूप से पाया जाता है एल्डोस्टेरोन। दूसरे भाग की बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स के, जोना फेसिकुलेटा की, वाइडेस्ट, ये जो भाग होता है इसके अभी देखेंगे, ये सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है, और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का बीच का भाग होता है। मेड अप ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स, ये पॉलीहेड्रल सेल से मिलकर बना होता है, यानी
बहुभुजीय कोशिकाओं से मिलकर ये बना हुआ होता है। इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, यानी जो वर्णक होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। सीक्रीट ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन होते हैं वो जोना फेसिकुलेटा के द्वारा सीक्रीट होते हैं, जिसमें कोर्टिसोल और कोर्टिसोन शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोना रेटिकुलरिस, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ कोर्टेक्स, कोर्टेक्स का सबसे अंदर वाला भाग होता है। इसमें स्पेरिकल यानी गोलाकार कोशिकाएं पाई जाती है, गोलाकार कोशिकाएं इसमें पाई जा रही है। सीक्रीट सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन, इसके द्वारा सेक्स जो स्टेरॉयड हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो सीक्रीट किए जाते हैं। पूरी एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो हार्मोन सीक्रीट होते हैं वो स्टेरॉयड नेचर के होते हैं, और जो जोना रेटिकुलरिस है वहाँ पर सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन सीक्रीट होते हैं, जिसमें से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन शामिल होते हैं। यहाँ हमें एक बात और ध्यान रखना है कि जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन है, इनकी जो अमाउंट होगा बहुत ही कम मात्रा में ये सीक्रीट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अधिकांश जो मात्रा सीक्रीट होती है वो गोनाड से होती है, प्राइमरी गोनाड से होती है। वो मेल और फीमेल में अलग अलग प्रकार के गोनाड जो पाए जाते हैं, जैसे ओवरी एंड टेस्टिस, उनसे सीक्रीट होते हैं। इसको हिस्टोलॉजी को डायग्राम में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि लेफ्ट वाला भाग दिखाया गया है। सबसे बाहर की तरफ जो आवरण दिखाई दे रहा है उसको कैप्सूल कहते हैं। इसके बाद में कैप्सूल के अंदर की तरफ एड्रिनल कॉर्टेक्स का भाग है, जो ये जितना भी भाग है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का भाग होता है। और जो अंदर का जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये है एड्रिनल मेडुला। अगर हम किसी ह्यूमन में देखें इसको तो ये इस तरह से हमें एड्रिनल ग्लैंड इस तरह से दिखाई देती है। अब हम इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं। देखो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले भाग की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बात की थी कि सबसे बाहर की तरफ एड्रिनल कॉर्टेक्स में सबसे बाहर की तरफ जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन पाया जाता है। उसके बाद में सबसे जो बड़ा भाग होता है वो होता है जोना फेसिकुलेटा। ये सबसे बड़ा भाग, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, कितना वाइडेस्ट भाग है, एक बड़ा भाग होता है। और सबसे फिर उसके बाद में छोटा भाग जोना रेटिकुलरिस, ये सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन सीक्रीट करता है। इसके बाद में जो अंदर का जो भाग है, यहाँ के बाद में जो आपको पार्ट जो दिखाई देगा ये एड्रिनल मेडुला का भाग होता है, जिसमें क्रोमेफिन सेल्स पाई जाती है और जिनके द्वारा एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। वापस हम जोना ग्लोमेरुलोसा को देखते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा जो सीक्रेट करते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड्स, जोना फेसिकुलेटा जो सीक्रेट करते हैं वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और जोना रेटिकुलरिस जो सीक्रेट करते हैं वो एंड्रोजन सीक्रेट करते हैं। अब हम समझते हैं इनके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था तो वहाँ हमने समझा था कि उसके द्वारा कई प्रकार की अन्य ग्रंथियों को रेगुलेट किया जाता है, जिसमें से एड्रिनल ग्लैंड भी शामिल है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को रेगुलेट करने का काम ACTH के द्वारा होता है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी यानी जो अग्र जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एड्रिनल पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके द्वारा ACTH हार्मोन का सिक्रीशन होता है और वो एड्रिनल कॉर्टेक्स की ग्लैंड को जो रेगुलेट करने का काम करती है, यानी ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर काम करती है। कॉमनली कॉल्ड कोर्टिकल हार्मोन, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं उनको कोर्टिकल हार्मोन कहा जाता है। स्टेरॉयड नेचर हार्मोन, ये जितने भी हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉयड नेचर के होंगे। स्टेरॉयड नेचर से आशय ये होता है कि इनका ओरिजिन कोलेस्ट्रॉल से होता है। कोलेस्ट्रॉल की जो स्ट्रक्चर होती है उनसे इन सभी जितने भी हार्मोन्स हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के, उनका ओरिजिन कोलेस्ट्रॉल से होता है। इनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो कोलेस्ट्रॉल होती है, उसके पास में जितने भी सब यूनिट जुड़ी रहती है उसके बाद में दूसरे प्रकार के हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम बात करें कि जब हमने शुरू में क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब हमने ये भी जाना था कि
कुछ प्रोटीन नेचर के होते हैं, कुछ एमिनो एसिड नेचर के होते हैं, कुछ पॉलीपेप्टाइड नेचर के हार्मोन्स होते हैं। ऐसे ही वहाँ पर हमने ये जाना था कि स्टेरॉइड नेचर के भी हार्मोन होते हैं जो कि गोनाड से और एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो इनमें जो हार्मोन्स हैं, सबसे पहले हम बात करें मिनरलोकोर्टिकोइड्स, जो मिनरल्स की मात्रा को रेगुलेट करते हैं, जिसमें एल्डोस्टेरोन, इस साथ ही साथ कम मात्रा में डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन भी हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में कोर्टिसोल, कोर्टिसोन एंड डीऑक्सीकोर्टिसोन, ये हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। सेक्स स्टेरॉइड नेचर के जो हार्मोन हैं, जो कि जोना रेटिकुलरिस से जो सीक्रेट हो रहे हैं, उनमें एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। आप ध्यान रखेंगे इसमें इनकी मात्रा जो बहुत ही कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं, बहुत ही कम मात्रा इनकी सीक्रेट होती है। नेक्स्ट हम समझते हैं इनके द्वारा जो हार्मोन निकल रहे हैं, यानी जैसे जोना, ग्लोमेरुलोसा, वेसिकुलेटा, इनके द्वारा जो हार्मोन निकल रहे हैं उनके कार्य क्या क्या हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड्स जो हार्मोन हैं उनके बारे में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन को साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। साल्ट में हम मुख्यतः सोडियम को मानते हैं, तो सोडियम के जो बैलेंस में हम समझेंगे आगे, सोडियम को रेगुलेट करता है ये, इसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होने से रोकने का काम करता है। साथ ही साथ सोडियम के साथ में वाटर का जो अवशोषण होता है उसमें भी ये मदद करता है, इसलिए इसको साल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहते हैं। कोर्टिकोस्टेरोन दूसरा जो टाइप होता है मिनरलोकोर्टिकोइड में, एक तो हो गया एल्डोस्टेरोन, दूसरा हो गया हमारे पास में कोर्टिकोस्टेरोन एंड थर्ड हो गया डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन। ये 3 प्रकार के मिनरलोकोर्टिकोइड्स हैं, आर सीक्रेटेड फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा। जो एड्रिनल कोर्टेक्स का जो जोना ग्लोमेरुलोसा जो भाग है उसकी कोशिकाओं से ये सीक्रेट होते हैं। एल्डोस्टेरोन इज मेजर मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। जो एल्डोस्टेरोन है इन सब में, इन तीनों हार्मोन्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्डोस्टेरोन सीक्रेट किया जाता है। इट रेगुलेट होमियोस्टेसिस ऑफ सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम हो गया और पोटासियम हो गया, इनके होमियोस्टेसिस को रेगुलेट करता है, यानी हम कहें कि इनकी साम्यावस्था को बनाए रखता है। इन दोनों की साम्यावस्था बनने से ब्लड प्रेशर यानी जो बीपी होती है, हमारा जो रक्तदाब होता है वो, और ब्लड का जो वॉल्यूम होता है यानी रक्त का जो आयतन होता है वो नियमित हो पाता है, दोनों नियमित हो पाते हैं। एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट रीनल ट्यूब्यूल्स। ये मुख्य रूप से रीनल ट्यूब्यूल्स पे काम करता है। ये रीनल ट्यूब्यूल्स में जो हमारी नेफ्रॉन का जो डीसीटी यानी जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है और कलेक्टिंग डक्ट है यानी जो संग्राहक नलिका है, उन दोनों से अवशोषण का काम कराता है। अवशोषण वहाँ से ये किस का पुनर्अवशोषण कराता है, रीअब्जॉर्वेशन कराता है ऑफ सोडियम एंड वाटर का। जो सोडियम होगा और इसके अलावा जो पानी होगा उनका अवशोषण डीसीटी से एंड सीटी से यानी कलेक्टिंग डक्ट से अवशोषण का काम करवाता है। साथ ही साथ ये जो पोटासियम है उसके एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। जो पोटेशियम आयन है उनके स्त्रावण यानी उसको यूरिन से स्त्रावित करने का भी काम करता है। इसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन का जो काम होता है, प्रोमोट एक्सक्रीशन ऑफ एच आयंस इन यूरिन। जो एच आयन जो होते हैं उनको यूरिन में पास करने का काम करता है, यानी ये एसिडोसिस का जो प्रभाव होता है उसको भी कम करने का काम करता है। तो ये जो फंक्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, पानी और इन सब को रेगुलेट करने में, हाइड्रोजन आयन को रेगुलेट करने से हमारा जो बीपी है, जो ब्लड का आयतन है, वो रेगुलेट हो पाता है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि किस तरह ये रेगुलेट किया जाता है। तो एक ये फ्लो चार्ट है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा। एक बार हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हमें डिहाइड्रेशन होता है या सोडियम की डेफिशिएंसी होती है या हीमोरेज की कंडीशन होती है,
तो जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, यानी बीपी जो ब्लड का जो वॉल्यूम होता है, ब्लड का जो आयतन होता है वो कम हो जाता है। तो उस आयतन को बनाए रखने के लिए क्या होता है, डिक्रीज ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ये प्रक्रिया होने के बाद में क्या होता है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। बीपी भी कम हो जाता है, पहले ब्लड वॉल्यूम कम होता है, उसके बाद में ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी में जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स पाई जाती है, जिनको जेजी सेल्स भी कहते हैं। किडनी की जो जेजी सेल्स होती है वो डिटेक्ट करती है कि बीपी कम हो चुका है, जिससे इन सेल्स के द्वारा रेनिन जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन किया जाता है। जैसे ही रेनिन सिक्रीट होता है, ये रेनिन ब्लड में आता है और ब्लड में आने के बाद में, ये कम होने के बाद में लीवर से भी एक प्रोटीन सिक्रीट होता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन रेनिन की उपस्थिति में एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जो कि ब्लड में रहता है वो जैसे ही लंग्स के साथ में, लंग्स के पास वाली जो ब्लड की कैपिलरीज होती है, नलियाँ होती हैं, उनसे जब गुजरता है तो वहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है ACE, जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यानी ये एंजियोटेंसिन है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। जैसे एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है, ये क्या करता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को मैसेज देने का काम करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड मैसेज करता है, और उसके बाद में ये एक काम तो ये करता है कि जो आर्ट्रियोल्स है उनमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, यानी जो नलियाँ होती है, जो ब्लड की जो नलियाँ होती है उसको कंप्रेस करने का काम करता है, यानी उसको सिकुड़ने का काम करवाता है। दूसरा, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करवाता है। इस एंजियोटेंसिन सेकंड के स्टिमुलस से एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है, और ये एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, इन किडनीज इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्वेशन। सोडियम किडनी को ये मैसेज देगा कि जो आपका DCT भाग है और कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ से सोडियम और पानी के अवशोषण को, उनके पुनर्अवशोषण को करो। यानी ये उसको मैसेज देता है ताकि सोडियम और पानी का रीअब्जॉर्वेशन होता है, जिससे क्या होता है, एन इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन इन यूरिन, और पोटेशियम के और हाइड्रोजन आयन का यूरिन में उत्सर्जन को बढ़ाने का काम करता है। जैसे ही सोडियम और पानी का अवशोषण बढ़ता है, जिससे क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और ब्लड का वॉल्यूम जैसे ही बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज अंटिल इट रीच टू नॉर्मल। जैसे ही ये नॉर्मल पहुंच जाता है, उसके बाद में नॉर्मल कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा जैसे ही जब बीपी कम होती है तो इंक्रीज पोटेशियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एल्डोस्टेरोन को प्रमोट करती है कि वो पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाए, कहाँ, यूरिन में। तो इस तरह से एल्डोस्टेरोन है वो यहाँ पर की रेगुलेटर की तरह काम करता है। यानी इसको जैसे ही डिटेक्ट हुआ तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक तो मैसेज देता है एंजियोटेंसिन सेकंड, और दूसरा जो पोटेशियम की जो बढ़ जाती है मात्रा वो भी इसको मैसेज देती है कि आप एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कराओ। और एल्डोस्टेरोन जैसे ही सिक्रीट होता है वो DCT और CT जो नेफ्रॉन के पार्ट हैं, यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका है, वहाँ से वो सोडियम और पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, और जैसे ही पानी और सोडियम का अवशोषण होता है और बीपी वापस अपनी साम्य अवस्था में, अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाती है। ये थी एल्डोस्टेरोन की बात। अब हम देखते हैं जो दूसरे प्रकार के हार्मोन्स हैं उनके बारे में, जिनको हमने नाम दिया है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। यानी
कोर्टिकोइड्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सिक्रीट हैं वो किए जाते हैं और यानी ये ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट करते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, जिसमें जो शामिल होते हैं फर्स्ट है कोर्टिसोल, जिसको हाइड्रोकोर्टिसोन भी कहते हैं, पहला ये हुआ। इसके बाद में कोर्टिकोस्टेरोन, दिस इज द सेकंड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, एंड कोर्टिसोन ये तीसरा जो हार्मोन है। इस तरह जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है वो 3 हार्मोन है, एक हो गया कोर्टिसोल, दूसरा हो गया कोर्टिकोस्टेरोन एंड थर्ड इज तीसरा जो है वो कोर्टिसोन है। ये जो सिक्रीट किए जाते हैं वो जोना फेसिकुलेटा के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो सिक्रीट किया जाता है वो है कोर्टिसोल, जो कि लगभग 90 से 95% मात्रा में सिक्रीट किया जाता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में कोर्टिसोल का स्त्रावण होता है। इसके हम कार्य देखते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो हैं उनके कार्य की बात करते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म जो शरीर की जो उपापचय जो क्रियाएं हैं उनको रेगुलेट करता है। साथ ही साथ रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, जो तनाव की कंडीशन होती है उन परिस्थितियों में भी ये उनसे बचाने का काम करता है। एक एक कार्य को हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के जो कार्य होते हैं इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन ब्रेकडाउन। मेटाबॉलिज्म में हम 3 मेटाबॉलिज्म जनरली पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, जिसमें सबसे पहले हम प्रोटीन को देख रहे हैं। यहाँ पर प्रोटीन ब्रेकडाउन, इसमें क्या होता है? प्रोटीन ब्रेक होता है। आपको ये विदित है कि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो जैसे ही ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करते हैं, इसमें इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन के जो टूटने की प्रक्रिया है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, यानी प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे प्रोटीन टूटती है क्या बनता है? एमिनो एसिड बनते हैं, और एमिनो एसिड जैसे ही बनते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में इनकी मात्रा बढ़ जाती है। एमिनो एसिड जैसे बढ़ते हैं ब्लड स्ट्रीम में, जैसे ही मात्रा बढ़ी क्या होगा? ब्लड दूसरे जो टिश्यूज़ हैं उनको स्टिमुलेट करेगा कि आप नए प्रकार के प्रोटीन का सिंथेसिस करें, यानी नए प्रकार के प्रोटीन को बनाने के लिए प्रोटीन को ब्रेक करने का काम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज के फॉर्मेशन से संबंधित, यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से संबंधित। तो इसमें जो क्या होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करता है? ग्लूकोज के फॉर्मेशन संबंधित, इट इंक्रीज एब्जॉर्वेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये एंड नेफ्रॉन, 2 भाग होते हैं। इंटेस्टाइन से तो ग्लूकोज के अवशोषण को, साथ ही साथ जो नेफ्रॉन है वहाँ से भी ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाता है। इंटेस्टाइन जो हम खाने में ले रहे हैं, अगर उसमें जो फाइनली डाइजेशन के बाद में जो ग्लूकोज बनता है उसके अवशोषण को बढ़ाता है, और नेफ्रॉन से हम यूं कहें कि रीएब्जॉर्वेशन को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि वो अगर रीएब्जॉर्वेशन नहीं होते, पुनर्अवशोषित नहीं होते तो यूरिन के साथ पास आउट हो जाएंगे। साथ ही साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी ये प्रमोट करते हैं, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? हमें नाम को समझना पड़ेगा इसको। ग्लूकोनियो एंड जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, बनना, निर्माण होना। नियो मीन्स नया, और ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का नया बनना, जिसमें क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंसेस अदर देन ग्लाइकोजन और अनदर मोनोसेक्राइड इनटू ग्लूकोज। इसमें जो ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स से होता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो दूसरे सोर्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन हो सकता है या कोई लिपिड हो सकता है, उनके द्वारा अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, और इस प्रक्रिया को प्रमोट करने का काम करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। जितने भी हार्मोन हैं वो इसको प्रमोट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपोलाइसिस, यानी लिपिड मेटाबॉलिज्म से संबंधित। यानी लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? ये लिपोलाइसिस करता है। लिपोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है फिर तोड़ना या उसका टूटना।
इसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। ये क्या करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स स्टिमुलेट लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिपिड मॉलिक्यूल टूटे। देखो हम पढ़ रहे हैं क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो सीक्रेट होने वाले, जोना फेसिकुलेटा के द्वारा जो सीक्रेट हो रहे हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, उनके कार्यों के बारे में, जिसमें प्रोटीन ब्रेकडाउन, ग्लूकोज फॉर्मेशन एंड लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस में क्या हो रहा है, जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और वो टूट के क्या बन रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स या फैटी एसिड्स इसके अलावा कुछ मात्रा में ग्लिसरॉल भी बनता है। ये लिपोलाइसिस की प्रक्रिया को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो कार्य होते हैं, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, जो तनाव की कंडीशन होती है उसे बचाने का काम करते हैं। एडिशनल ग्लूकोज सप्लाई बाय लीवर सेल्स टू स्ट्रेस, जो तनाव की जब कंडीशन होती है तो लीवर की कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज की सप्लाई की जाती है। और वो तनाव की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, एक्सरसाइज यानी जो व्यायाम होता है, फास्टिंग जब भूखे रहते हैं, फ्राइट होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है या एक्सट्रीम कंडीशन होती है, हाई एल्टीट्यूड कंडीशन होता है, ब्लीडिंग जब होती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन जब होता है, सर्जरी हो सकती है, ट्रोमा एंड डिजीज, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं स्ट्रेस के। तो इन स्ट्रेस की कंडीशन में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो लीवर सेल से आएगा वो ब्लड में कैसे आएगा, विथ हेल्प ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्यों की, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। देखो ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, इन्फ्लामेशन क्या होता है, जैसे ही हमें चोट लगती है तो वहाँ पर रेडनेस होती है, यानी वहाँ का एरिया लाल हो जाता है, वहाँ दर्द होता है, सूजन आ जाती है, तो वो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट करता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इनिफिट वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC, जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनको इनिबिट करने का काम करता है, दैट पार्टिसिपेट इन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। जो इन्फ्लामेटरी जो रेस्पॉन्स हुआ उसमें जो भाग ले रही है WBC, उनको रोकने का काम करता है। और ये प्रक्रिया हालांकि बॉडी के लिए तो यूजफुल, रोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये उन परिस्थितियों में अगर ज़्यादा ये एक्सट्रीम कंडीशन में जाती है तो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं ये इन एंटी इन्फ्लामेटरी का इफेक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, जैसे आर्थराइटिस की जो डिजीज़ है, उसमें भी एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट के रूप में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्रेशन या हम कहें सप्रेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। ये क्या करता है, जो इम्यून की जो सेल्स होती है उसको सप्रेस करने का काम करता है, उसकी सेल्स को रोकने का काम करता है। हाई डोज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स डिप्रेट इम्यून रेस्पॉन्स विच हेल्प इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि एक किडनी किसी दूसरे पर्सन को देनी होती है, किसी दूसरे व्यक्ति को देना होता है, उस समय इम्यून जो सिस्टम होता है उसको सप्रेस किया जाता है। तो ये सप्रेस करने का काम कौन करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। यानी जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं वो हार्मोन दिए जाते हैं जब भी हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो तब। हालांकि इस चीज़ में ये देखा जाता है कि अधिकांश मैचिंग होनी चाहिए ऑर्गन्स की, यानी उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो कम से कम इम्यून रेस्पॉन्स उत्पन्न करें। फिर भी कहीं ना कहीं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स भी उसमें भी मदद करते हैं। इसके अलावा जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं वो RBC के जो बनने की प्रक्रिया है उसको भी प्रमोट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा जो थर्ड रीजन है, जोना रेटिकुलरिस, जिसके द्वारा सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन सीक्रेट होते हैं। यानी हम बात करेंगे जो फंक्शन ऑफ सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन्स के बारे में। गोनाडो, हम इनको कह सकते हैं गोनाडोकोर्टिकोइड्स। गोनाडोकोर्टिकोइड्स ये सीक्रेट किए जाते हैं, या हम कहें सेक्स स्टेरॉयड सीक्रेट किए जाते हैं जोना रेटिकुलरिस से। मेल एंड फीमेल सीक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वीक एंड्रोजन्स। मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों के द्वारा बहुत कम मात्रा में एंड्रोजन सीक्रेट किए जाते हैं, जैसे कि डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, जिसको कहते हैं शॉर्ट में DHEA। ये एड्रिनल एंड्रोजन है जो कि मेल में सीक्रेट किया जाता है। D इसका नाम ध्यान रखेंगे। इन फीमेल्स
एड्रिनल एंड्रोजन जो कि प्रोजेस्टेरोन हो सकता है और एस्ट्रोजन होता है, ये फेमिनाइजिंग इफेक्ट दर्शाते हैं, यानी फीमेल के कैरेक्टर लाने में मदद करते हैं। लेकिन इनका इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है, बहुत ही माइनर होता है। इस चीज़ को आप फिर से ध्यान रखेंगे कि मेल में भी फीमेल हार्मोन पाए जाते हैं और फीमेल में मेल हार्मोन पाए जाते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में स्रावित किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो मेनोपॉज होती है फीमेल में, जब मेनोपॉज 40 to 45 एज में, तब क्या होता है, व्हेन ओवेरियन सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन सीज, जब जो ओवेरी के द्वारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, जब वो वहाँ से निकलना बंद हो जाते हैं। कब? मेनोपॉज के बाद में। जनरली जब साइकिल रेगुलेट रहता है मेंस के टाइम में, तब तो एस्ट्रोजन बराबर मात्रा में सिक्रीट होता रहता है और बॉडी के प्रॉपर फंक्शन होते रहते हैं। लेकिन जब मेनोपॉज कंडीशन होती है जिसमें ओवरी एस्ट्रोजन के निर्माण को बंद कर देती है, तब क्या करता है, ऑल फीमेल एस्ट्रोजन्स कम फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ एड्रिनल एंड्रोजन्स। तब जितना भी एस्ट्रोजन होता है मोस्टली वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के भाग से ही आता है। एड्रिनल एंड्रोजन्स आल्सो स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर इन बॉयज एंड गर्ल्स। जब एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर का लड़का और लड़की में जब तक उनको प्यूबर्टी नहीं आती, तब तक ये वहाँ पर एक्सिलरी ग्रोथ कराने में भी मदद करता है। यानी लगभग ये प्यूबर्टी के समय ये हेयर की ग्रोथ करना उस एक्सिलरी पार्ट में और प्यूबिक वाले रीजन में ये हेयर की ग्रोथ कराने में भी मदद करते हैं। ये थे सेक्स स्टेरॉयड जो हार्मोन्स हैं उनके कार्यों के बारे में बात। अब हम बात करेंगे एड्रिनल मेडुला की, लेकिन इस वीडियो में नहीं जानकर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, एड्रिनल मेडुला के बारे में। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।